हेलो जी, आज हम लोग बात करेंगे कि जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो आ चुका है, तो क्या आपको उस पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अलादीन कितना इसमें कंट्रीब्यूशन किया इस पोर्टफोलियो को डेवलप करने के लिए और थोड़ा-सा देखेंगे कि मार्केट में जो सबसे फेमस पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसके कंपेयर में ये कितना डिफरेंस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमें मेथोडोलॉजी समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि ये म्यूचुअल फंड आपके लिए है कि नहीं। अल्टीमेटली रिटर्न मैटर करता है, लेकिन वो रिटर्न आने के लिए आप उसमें अलाइन हो पाएँगे कि नहीं, आपका बिहेवियर उसमें अलाइन है कि नहीं, ये पता करने के लिए आपको मेथोडोलॉजी जानना ज़रूरी है। जैसे कि देखो पारंपरिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है, वो वैल्यू ड्रिवन अप्रोच फॉलो करता है। ये प्योरली जो वॉरेन बफेट का स्टाइल है, वो स्टाइल को ये लोग फॉलो करता है। एचडीएफसी जो है, वो ग्रोथ प्लस वैल्यू को फॉलो करता है। वहीं पर क्वांट और जियो ब्लैकरॉक जो आया, ये एक डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। तो देखो क्वांट का जो ऑलरेडी हम लोग देखे हैं कि जो डेटा जैसा सजेस्ट करेगा, उस तरह से वो लोग स्टॉक्स में एलोकेशन ले लेते हैं, इसीलिए उसमें चर्निंग बहुत ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ स्टॉक्स भी बहुत ज़्यादा होता है और उसको बहुत ज़्यादा रोटेशन भी करना पड़ता है। तो बेसिकली जियो ब्लैकरॉक का भी लगभग यही अप्रोच रहेगा। नेक्स्ट अगर पराग पारिक के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो देखा जाए पराग पारिक में सिर्फ 90 स्टॉक्स है, उसी जगह पे जियो ब्लैकरॉक में 141 स्टॉक्स है। ये एक तरह से देखा जाए तो लगभग पूरा मार्केट को ही कैप्चर कर लिया डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे। तो 141 स्टॉक्स बहुत ज्यादा होता है एक फ्लेक्सी कैप फंड के लिए। और हम लोग स्टॉक्स में पी रेशियो चेक करते हैं, लेकिन हमें आप म्यूचुअल फंड में भी पी रेशियो चेक करना चाहिए। जबकि पराग पारिक में देखा जाए तो 18.55 है, वही अगर जियो ब्लैक रॉक का देखा जाए तो 23.47, जबकि कैटेगरी एवरेज 29 है। तो अगर कैटेगरी एवरेज से देखा जाए तो पराग पारिक काफी सस्ता मिल रहा है और जियो ब्लैक रॉक भी सस्ता है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो पराग पारिक का बहुत ज्यादा है, 1,25,000 करोड़। एक तरह से ये इसके लिए नेगेटिव भी है, क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को अगर किसी स्मॉल कैप कंपनी में अगर एलोकेशन लेना है तो उसमें पराग पारिक का छोटा सा एलोकेशन लेने के लिए भी उसमें बहुत ज्यादा एलोकेशन उस कंपनी का लेना पड़ जाएगा। सपोज उन्होंने 1,000 करोड़ भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि 1% से भी कम आएगा, तो भी उस कंपनी का 1% से ऊपर उनको लेना पड़ जाएगा। तो इससे पराग पारिक को ये नेगेटिव है कि बहुत छोटे कंपनी में वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसी जगह पे जियो ब्लैक रॉक का अगर देखा जाए तो ये 1,800 करोड़ का ईयूएम है। तो ऑब्वियसली नया फंड है तो 1,800 करोड़ आपको कम लग सकता है, लेकिन मैंने चेक किया कई सारे जो 10-10 साल पुराना फंड में भी है, उन लोग भी अभी तक इतना ईवीएम कलेक्ट नहीं कर पाए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 मंथ में 1,800 करोड़ ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। इक्विटी होल्डिंग अगर देखा जाए तो इक्विटी होल्डिंग के अकॉर्डिंग जियो ब्लैकरॉक लगभग कंप्लीटली वो इक्विटी में इन्वेस्टेड है अभी, लगभग 97%। लेकिन वही पराग पारिक में अगर देखा जाए तो 77.4% इक्विटी होल्डिंग है। वही अगर कैश और डेट मिला के देखा जाए तो सिर्फ 3% कैश होल्ड कर रहे हैं जियो ब्लैकरॉक का। तो इससे एक जियो ब्लैकरॉक ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि मार्केट आने वाले टाइम पे चढ़ने वाला है, मतलब बुलिश मूड पे आने वाला है, इसलिए वो फुल्ली इन्वेस्टेड है, ज्यादा कैश होल्ड नहीं कर रहे। लेकिन वही अगर पराग पारिक को देखा जाए तो इनका स्ट्रेटेजी है कि आने वाले टाइम पे मार्केट गिर सकता है, इसीलिए आप देखोगे तो लगभग 10% के आसपास वो कैश होल्ड कर रहे हैं और डेट फंड में भी 10% के आसपास वो इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो पराग पारिक का लगभग 20% अभी कैश में होल्डिंग है, अगर मार्केट गिरता तो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है। लेकिन जियो ब्लैकरॉक अगर मार्केट गिर जाता तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी वो ग्रैब नहीं कर सकता। अगर टॉप 10 स्टॉक का वेटेज देखा जाए तो जियो ब्लैकरॉक का लगभग 40% टॉप 10 स्टॉक का वेटेज है। 141 स्टॉक्स में सिर्फ 10 स्टॉक ने 40% वेटेज लेके रखा है, इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। वही अगर पराग पारिक में देखा जाए तो सिर्फ 10 स्टॉक ने 50% के आसपास 48% अपना टॉप 10 होल्डिंग है। कैटेगरी एवरेज भी 40% के आसपास ही है। तो ये फ्लेक्सी कैप फंड है, तो ये कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो दोनों का अगर देख लेते कि एलोकेशन किस तरह से है। अगर जियो ब्लैकरॉक का देखा जाए तो लगभग 50% के आसपास 48% वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है। उसी जगह अगर पराग पारिक में देखा जाए तो ये भी लगभग 50% के आसपास लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है। मिड कैप में जियो ब्लैकरॉक सिर्फ 8% इन्वेस्ट करता है, पराग पारिक तो बहुत ही कम, सिर्फ 2% इन्वेस्ट करता है। और स्मॉल कैप में देखा जाए तो सिर्फ 15% जियो ब्लैकरॉक ने इन्वेस्ट करके रखा है और पराग पारिक में 2.84%, लगभग 3% के आसपास वो इन्वेस्ट करके रखा है। और कैटेगरी एवरेज का अगर देखा जाए तो लार्ज कैप में 39% है, मिड कैप में 13% है और स्मॉल कैप में 11% है। देखो इससे दोनों फंड का ये डिफरेंस पता चल रहा है ना कि अगर मार्केट बुल रन आता है तो स्मॉल कैप ऑब्वियसली ज्यादा भागेगा। उसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो अगर स्मॉल कैप ज्यादा भागने की वजह से पराग पारिक ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाएगा, लेकिन जियो ब्लैक रॉक ज्यादा रिटर्न देगा, क्योंकि इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा एलोकेशन है। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप ज्यादा वोलेटाइल होता है, तो मार्केट जब गिरेगा तो पराग पारिक कम गिरेगा और जियो ब्लैक रॉक ज्यादा गिरेगा उस टाइम पे। इससे अगर मोटा-मोटी आइडिया लगाया जाए तो अल्फा जनरेट करने का पावर जियो ब्लैक रॉक में ज्यादा है कंपेयर टू पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। अब जियो ब्लैक रॉक का टॉप 10 होल्डिंग देख लेते हैं कि इसमें देखो एचडीएफसी है 8.87%, आईसीआईसीआई 5.4%। अगर यही
दोनों को मिला जाए तो 14% तो टॉप 2 कंपनीज़ ही है और उसके बाद रिलायंस है, ऑब्वियसली रिलायंस जियो का अपना ही है, तो अपना कंपनी में तो इन्वेस्ट करना बनता ही है। 5% उस पे इन्वेस्ट किए हैं। इन्फोसिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एल&टी अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये जो सारे 10 कंपनीज़ है, ये दसों का दसों कंपनी निफ्टी 50 का कंपनी है और ये 10 मिला के 40% का टोटल पोर्टफोलियो का होल्डिंग है। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो फ्लेक्सी कैप फंड है, ये निफ्टी 50 में ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं। इवन सिर्फ फ्लेक्सी फंड नहीं, ये ब्लू चिप फंड में भी बहुत सारे में ये देखा गया है कि 50% या 40% ये मोटा चंक निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका 2-3 रीज़न हो सकता है, या तो इनको मिड कैप या स्मॉल कैप या बाकी के जगह पे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी नहीं दिख रहा है, इसलिए वो सेफ साइड खेलना चाहते हैं और निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा-सा बाकी सब मिड कैप, स्मॉल कैप में रखेंगे ताकि निफ्टी 50 को थोड़ा-सा बीट कर दे। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि अगर जब एंड ऑफ द डे मुझे मैक्सिमम पोर्शन निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है, तो मैं डायरेक्टली इंडेक्स फंड क्यों ना खरीद लूँ, जिसमें एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम होगा। तो आने वाले टाइम पे देखते हैं अलादीन किस तरह से इसको मॉडिफाई करता है, लेकिन अभी जिस तरह से देखा जाए तो ये लगभग सारे फंड का इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा मुझे कुछ नया चीज़ नहीं दिखा इसमें। और टॉप अगर सेक्टर होल्डिंग में देखा जाए तो प्राइवेट बैंक में ये लोग ज़्यादा बुलिश है, लगभग 16% के आस-पास प्राइवेट बैंक में एंड आईटी सर्विसेज में 11%, ऑयल एंड गैस पे 7%। मैं बहुत कम ही म्यूचुअल फंड देखा हूँ जो ऑयल एंड गैस पे इतना ज़्यादा एलोकेशन लेके रखा है एंड कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग पे 6% है, बाकी का वही 3% के आस-पास बाकी सेक्टर्स में है। तो इससे अगर प्राइवेट बैंक, ऑयल एंड गैस एंड आईटी सर्विसेज में अगर डेंट पड़ता है या कुछ अनहोनी होता है आगे चल के ये सब सेक्टर्स में, तो ये फंड को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला है। और इसमें अगर देखा जाए तो इंडिया का आईटी सेक्टर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो आप अगर इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखना चाहिए कि अगर आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम आता तो ये फंड में भी प्रॉब्लम आएगा। तो मेन मुद्दे की बात है कि एज़ ए रिटेल इन्वेस्टर क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, मेरा मानना है कि जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड मिलना चाहिए उस कंपनी का, उस फंड मैनेजर का। लेकिन ये फंड अभी कंप्लीटली न्यू है, हार्डली 1 मंथ हुआ है। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा बाकी के फंड के साथ कंपेयर करके नहीं देख सकते। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है, आपको अगर इतना कन्विक्शन नहीं है इसके या अलादीन पे या जो भी, तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में और भी बहुत सारे फंड्स हैं। इसको जब अच्छे से हम लोग और भी ट्रैक करेंगे, नेक्स्ट 6 मंथ, 1 ईयर पे इसको कंटिन्यूअसली हम लोग ट्रैक करेंगे किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है। तो अगर ये अच्छा परफॉर्म करता है तो हम लोग इसको रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन करंट इसको डेटा का कमी होने की वजह से हम लोग इसको अभी रिकमेंड नहीं कर सकते। मार्केट में और भी बहुत सारा फंड है। ऐसा नहीं कि पारंपरिक में आपको इन्वेस्ट करना है कि उसमें एयूएम बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने जैसे उसका एयूएम ज़्यादा होना ही उसका एक नेगेटिव पॉइंट हो चुका है। तो जहाँ तक अप्रोच की बात है, पारंपरिक वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है तो वो अभी मार्केट गिरने का प्रेडिक्शन कर रहा है। वही जियो ब्लैकरॉक अभी मार्केट चढ़ने का प्रेडिक्शन कर रहा है। तो ये आपको देखना है कि आपका कैपेसिटी कैसा है। और ऑब्वियसली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, खासकर फ्लेक्सी कैप में, तो मिनिमम 7 ईयर तो आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। उससे कम का होराइज़न है तो आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। होप आपको इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी अगर कोई और टॉपिक पे आप अगर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।